हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। हमारा इन्वायरमेंट के PT 65 का थर्ड लेक्चर है। और इसके बाद एक छोटा सा और लेक्चर आएगा, तो 4 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। और 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एक अनाउंसमेंट था कि जो आने वाले जितने भी PT 65 सेशंस होंगे या जो डिस्कस होंगे वो टेलीग्राम पे ही होंगे। वहाँ पे लिंक शेयर किया जाएगा, वहीं पे लाइव डिस्कशन होगा, आप लाइव अटेंड करो। यहाँ पे नहीं अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन। यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट की सीरीज, मैपिंग की सीरीज, बाकी जो अपने PYQs और स्प्रिंट कोर्सेज चल रहे हैं, यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। बट जितने जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना ही फायदा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अपना टॉपिक है। तो जैसे कि मैंने पहले और दूसरे सेशन में सारी चीज़ें आपको बता रखी, करंट अफेयर्स कैसे आते हैं, क्या क्या चीज़ें देखना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे और जल्दी से हम चीज़ें कवर कर लें। तो जो मैं बता रहा हूँ वही आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पूरी थ्योरी समझा रखी है, पहला दूसरा लेक्चर देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यूनाइटेड नेशन कह रहे हैं, यूनाइटेड UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंप्लीटेड, 10 साल अभी इसके पूरे हो गए। तो उसी के बारे में, तो ये कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्टेक्स्ट है ये। बस ये जानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना, पहले किसने डिफाइन किया था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने। किसमें? ब्रूटलैंड रिपोर्ट में, 1987। ध्यान रखना, स्टेट PSC वगैरह में पूछ लेते हैं कितने इसमें गोल थे, टारगेट थे, तो 17 गोल थे और 169 टारगेट थे। और इसने रिप्लेस किया था किसे? MDGs को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि आपका लॉन्च हुआ था 2002 में। तो उसी को इसने 2015 में रिप्लेस किया है। और फिनलैंड जो है वो पहला कंट्री है। तो एक बेसिक हमने आइडिया देख लिया, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जीरो पावर्टी पहला है, हेल्थ वाला तीसरा है, क्वालिटी एजुकेशन चौथा है, क्लीन एनर्जी सातवां है। ये अपना स्प्रिंट और PYQ है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अदर रिलेटेड टू SDGs। तो कौन कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है हमें देखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ये करता है आपका SDG ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट कौन करता है? UNDESA करता है। प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल द जेंडर स्नैपशॉट 2025, तो इसे UNDESA करता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग करती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ये मॉस्पी करता है। डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स नीति आयोग करता है। वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट जो है ये भी नीति आयोग करता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो फाइनेंस के बारे में बात हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर UPSC आपसे बोल दे कि सेविला कमिटमेंट किससे रिलेटेड है, तो ये ध्यान रख लेना, फाइनेंस से रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। बस ये आपको ध्यान रखना है, सेविला कमिटमेंट, इसीलिए मैंने आपको हाईलाइट किया, बाकी ये फालतू की चीजें हैं, आई डोंट नो क्यों डाल देते हैं। UPSC आपको टर्म दे दे, दोहा डिक्लेरेशन, मॉनेटरी कंसेंसस, अदी अब्बास एक्शन एजेंडा, ये सब किससे रिलेटेड है? तो ये भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। इसके बारे में कभी नहीं पूछेगा, मैंने इतने बारे PYQs किए हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है, सारी चीजें पता है, ये ऐसे सवाल नहीं आते। पहला दूसरा लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में देख रहे हैं। इन इंडिया 2025 में कह रहा है कि इंडिया से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है वो 51% ऑलमोस्ट हो गई। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि शेयर ऑफ द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस रीच 51%। अब देखो, हमें पता है ना कि जो एक NDC टारगेट होता है, पेरिस स्टील के बाद हम सब ने बोला था कि हम अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करेंगे, कौन कितना घटाएगा। तो इंडिया ने अभी अपडेटेड 2022 में किया था, तो उसमें ये बोला था कि 2030 तक हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी वाला अचीव करेंगे, जो कि हमने 25 में अचीव कर लिया, तो हम 5 साल अहेड है। ये तो एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अब ये देखो, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा कि मोर देन 50% शेयर हो गया। उसमें सोलर का सबसे ज्यादा है, 39.4। फिर विंड का है 10.6। फिर हाइड्रो पावर का 10। ध्यान रखना, ठीक, क्रोनोलॉजी। बायोमास का है 2.1, वेस्ट टू एनर्जी 0.2, न्यूक्लियर 1.8, स्मॉल हाइड्रो पावर 1%। इसकी क्रोनोलॉजी बना लो, इसको रट लो, आ सकता है। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो फोर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी में, फोर्थ है विंड में, थर्ड है एथेनॉल में, थर्ड है सोलर में। तो सोलर एथेनॉल में ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र है आपका। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखते हैं तो मॉरिशस अभी फर्स्ट बना है, ठीक है। ये हर साल आते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन हमें इसके बारे में देखना है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और ये लॉन्च हुआ था 2015 में। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर जो पेरिस डील हुई थी उसके साइड में बोला चलो एक कमरे में बढ़िया हम लोग भी अपना कुछ लॉन्च करते हैं, तो वहीं पे लॉन्च किया था।
अभी क्या है ना, पहले ट्रॉपिकल मेंबर थे, अभी ऑल यूएन मेंबर जो है एलिजिबल है इसको ज्वाइन करने के लिए, कोई भी कर सकता है। 1000 स्ट्रेटजी से याद रखना कि इन्होंने बोला है कि 1000 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। 100 बिलियन डॉलर आया था 2016 के पीवाईक्यू के स्टेटमेंट में, वो गलत था, 1000 ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि एनर्जी एक्सेस देंगे 1000 मिलियन, बिलियन नहीं होना चाहिए, बिलियन तो अभी हुए भी नहीं, तो भी आप ध्यान रख लेना। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ 1000 गीगावाट, मेगावाट नहीं गीगावाट, ध्यान रखना। तो ये तीन चीजें आप याद रखना जो इसके गोल है। फिर सोलर पैनल एफिशिएंसी नॉर्म जो है उसके बारे में है कि अभी उसको थोड़ा सा ईज कर दिया, तो ये हम क्या करेंगे पढ़ के, ना तो ये प्री का है ना तो मेंस का, कॉपी पेस्ट है बस, जो कंटेंट मिला था मार्केट में। ना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में देखते हैं, 2023 में लॉन्च हुआ था। तो इसमें ये देख लो मिनिस्ट्री, इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च किया है, सेंट्रल लॉन्च्ड ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, CGCI, अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये जो है CGSCI, इस किसकी मिनिस्ट्री की है, रिन्यूएबल एनर्जी की, ऑब्वियस सी बात है। फिर नोडल अथॉरिटी कौन है, बी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। बताओ ये स्टेटरी बॉडी है नहीं, आप लोग बताओ। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं और पूछेंगे भी, ठीक है, आने वाले टाइम में भी पूछते रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें वाटर जो है स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर, विंड एंड ETC, इससे यूज होती है। मेरे से यूपीएससी इंटरव्यू में एक बुढ़े बुजुर्ग थे, ऐसे लेटे हुए थे बगल चेयर में, चेयरमैन नहीं थे। तो उन्होंने ऐसे पूछा था कि हाइड्रोजन जो एनर्जी होती है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है, ग्रीन क्यों बोला जाता है, तो ग्रीन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो रेन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, बनाने के लिए, ये आप ध्यान रखना। फिर जैसे मान लो ग्रे है तो इसमें नेचुरल गैस यूज करते हैं, पिंक वाले में न्यूक्लियर एनर्जी, तो इसको थोड़ा सा एक लाइन आप देख लोगे, मैच द फॉलोइंग में समझ में आ जाएगा। देखो जब भी कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है पुराने से नए, तो नया वाला हमेशा कॉस्ट उसका ज़्यादा होगा, तो इसका हाई कॉस्ट होता है, ये एक मेजर चैलेंज है। बाकी साधारण सी बात है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपको पता है। तो 23 में लॉन्च हुआ था। और अभी जो तीन पोर्ट है ना उनको नोटिफाई किया गया, इसको ध्यान रख लेना। एक दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात वाला, ठीक है, चिदम्बरम पोर्ट है तमिलनाडु वाला, और पारादीप पोर्ट है जो है आपका उड़ीसा में। अब बायोफ्यूल के बारे में देखते हैं। तो अपडेट किया है गाइडलाइंस को, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से देखा करो ये सारी चीजें, नहीं तो ऐसे आप 5000 न्यूज पढ़ पढ़ के फिर कुछ नहीं उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो भी नहीं आएगा। तो इसको ध्यान मत देना, आप सारे लोग इसको सब पढ़ते होगे। एक चीज ध्यान रख लो, जो बायोगैस होता है ना उसमें सबसे ज्यादा मीथेन होता है, मोर देन 90%, 95%, ध्यान रखना। CO2 भी होता है, N2 भी होता है, H2S, O2 सब होते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। पूछ लेते हैं इसमें कौन होता है कौन नहीं होता है। एथनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रख लेना कि अभी हम थोड़ा अचीव कर चुके हैं, जो हमारा टारगेट था 20% एथनॉल ब्लेंडिंग। आपसे यूपीएससी पूछता है, जैसे CDS में पूछ लिया, CAPF में पूछ लिया कि E10 क्या है, E20 क्या है, E85 क्या है, दिस इज रिलेटेड टू एथनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या कुछ ऐसे। तो ये आप ध्यान रख लेना। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एथनॉल विद पेट्रोल फॉर मोर सस्टेनेबल एंड क्लीनर बर्निंग फ्यूल, कुछ अच्छा हो रहा है तभी करें। क्या क्या यूज कर सकते हैं, शुगर केन जूस, शुगर बीट, कसावा, डैमेज फूड ग्रेन, डैमेज फूड ग्रेन, फूड ग्रेन नहीं डैमेज, ध्यान रख लेना, 2018 में पूछा था और इसमें लोग फंस गए थे। रूट एंड पोटैटोस, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो एथेनॉल हर चीज अच्छा है, सारी चीजें बढ़िया, बट जो एक्सेप्शन उससे होते हैं उसको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हाई एक्टेन रेटिंग होता है, लेकिन 27% लेस एनर्जी डेंस होता है देन पेट्रोल। तो पेट्रोल में एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है, आपको ध्यान रखना है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर US एंड ब्राजील। महाराष्ट्र है सबसे नंबर 1 पे स्टेट में, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटका है। ये अलग अलग जनरेशन के बायोफ्यूल है, चार में डिवाइड किया गया है। पहले में जो एडिबल फीड स्टॉक आते हैं, ठीक है, दूसरे में बायोमास एंड वेस्ट आते हैं, तीसरे में जो आपका साइनोबैक्टीरिया, फोर्थ में जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिक इंजीनियर्ड होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा मैच फॉलोइंग के लिए समझ लेना ताकि आप वहाँ कंफ्यूज ना हो। फिर अदर बायोफ्यूल न्यूज, बायोथनॉल देखते हैं। तो कह रहे प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट बेम्बू बेस्ड बायोथनॉल प्लांट कहाँ पे, असम में, बस ये ध्यान रखना है। ई मेथनॉल और इलेक्ट्रो मेथनॉल, तो फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल जो है प्लांट बिगिन हुआ है ऑपरेशन कहाँ पे, डेनमार्क में, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोगैस को कंप्रेस कर दिया, तो फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टीफेट CBG प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगेन, नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी, तो जियोथर्मल एनर्जी जो जमीन के अंदर से जो मतलब गर्मी होती है जो, उससे जो एनर्जी बनाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोटिफाई इंडिया फर्स्ट NPG, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दो तीन चीजें यहाँ ध्यान रख लेना। यूपीएससी आपसे दे देगा पूगा,
ठीक है, पूगा, चुमथांग और सोनाटा, ये किस लिए फेमस है? ये किस लिए फेमस है? जियो थर्मल एनर्जी के लिए। पहली चीज, इंडिया में अराउंड 10,600 मेगावाट हमारे पास पोटेंशियल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा टारगेट है 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन, उसमें फायदा करेगा। नोडल जो एजेंसी है वो रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो RTD है ना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो प्रोवाइड करेगी अप टू 100% फाइनेंशियल सपोर्ट, किसको? गवर्नमेंट को, नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, और 70% तक इंडस्ट्रीज को। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। बाकी ये बहुत ही जनरिक स्टेटमेंट है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने दे दिया, फॉर ग्रांटिंग जियोथर्मल एक्सप्लोरेशन परमिट लैंड लीज एक्सप्लोरेशन लीजेस में भी। ठीक है, अब ये गलत नहीं होंगे कभी, ग्रांटेड फॉर 3 to 4 years, पॉसिबिलिटी उसमें भी रेंज दे दी। तो ये कॉमन सेंस की बात होती है। हम PYQ में सीख रहे हैं ना, PYQ सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग, इतने सारे लोग क्वालिफाई कर रहे हो, इसीलिए से PYQ से। अभी क्या है ना कि आपके मेंटोर जो थे, शाश्वत, उनकी 481 समथिंग रैंक आई है, जो पाथ फाइंडर में थे। और जो हमारी गेस्ट, मतलब वो एसोसिएटेड भी थी, मानसी, पिछले साल भी उनकी 168 रैंक आई थी, और इस बार उनकी 126 रैंक आई है। तो भी उसमें थे, उनका भी आया हुआ है। ठीक है, जो पढ़ाते थे उनका मैं बात बता रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट बहुत है, धीरे धीरे इंटरव्यू लेंगे। कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गए थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा व्यस्त था, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाया। बट धीरे धीरे अभी हम फिर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरव्यूज भी कराएंगे, पाथ फाइंडर वालों को डिस्कस भी कराएंगे। पाथ फाइंडर स्प्रिंट जो है सेम है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हो, दोनों का सेम टारगेट है, सेम सारी चीजें, कुछ अलग नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जो है, फर्स्ट जियो थर्मल वेल दिरांग, अरुणाचल प्रदेश, अलॉन्ग विद नॉर्वे एंड आइसलैंड। ठीक। विंड एनर्जी के बारे में देखते तो अभी हमने ऊपर देख लिया, ये हमारे लिए अपडेटेड अपडेटेड लिखा है, ये हमारे लिए जानने की जरूरत नहीं है, जान लो कि फोर्थ है। अभी हमने देखा था फोर्थ ओवरऑल है, फोर्थ विंड में भी है। ठीक है। विंड कंट्रीब्यूशन 4.69 टू टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये आपको ध्यान रखना है, कोल और वो सब मिला के। विंड पोटेंशियल ऑफ द कंट्रीज 1,164 गीगावाट, ये आपको ध्यान रखना है। ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर गैसिफिकेशन, ये हमें नहीं जानना है। बट कोल गैसिफिकेशन क्या होता है ये जानना है। तो थर्मोकेमिकल प्रोसेस से दैट कन्वर्ट कोल इनटू सिन गैस, कोल को डायरेक्टली सिन गैस गैस में बना देता है। और ये मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का। अब ये इन्वॉल्व होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। चैलेंजेस क्या है? देखो, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हाई एश कोल इन इंडिया होता है, फिर अनसुटेबल फॉर गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, अनसर्टेन अनसर्टेन सप्लाई, हाई इनपुट कॉस्ट, ETC, ये सारी चीजें रहती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ, एडिटी स्कीम, एडिटी जो भी आप बोलो, तो पहली बात तो ये किससे रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो असिस्टिंग इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री इन एस्टेब्लिशमेंट, स्कीम वाज लॉन्च। तो ये किससे रिलेटेड है? MSME से हेल्प करेगा। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है, तो ये इतना भी ध्यान रहता है तो हम मैनेज कर लेते हैं, अगर सिर्फ पहचानने को पूछ लिया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है ना, कि रिन्यूएबल एनर्जी की। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है इम्प्लीमेंट करेगा। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बार बार आ रहा है, बताओ स्टेटरी बॉडी या नहीं है, आपको बताना है। तो आपसे पूछ ले, कैफे 3, कैफे 4 नॉर्म्स किससे रिलेटेड है? ऑफरिंग स्पेशलाइज रिलीफ फॉर स्मॉल कार एंड इंसेंटिव फ्लेक्स फ्यूल एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल। तो कहीं ना कहीं गाड़ी मोटर से रिलेटेड है, कॉफी ऑफिस से रिलेटेड नहीं है। तो ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे टाइप के सवाल बन जाते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के थ्रू बना है। इसका काम क्या है कि रिड्यूस करेंगे एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, सोलर एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये आपको ध्यान रखना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर गाइडलाइन है, नहीं देखना है। ठीक है, नॉर्मल जनरल चीजें, PYQ में सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? नेचुरल फार्मिंग मतलब केमिकल फ्री लो इनपुट क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग। इसमें बाहरी चीज कुछ नहीं ऐड होता, सब कुछ नेचुरल होता है। जैसे बीज मित्र, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ द सीड्स काउ डंग से, गोबर से करते हैं। जीव मित्र, ठीक है, उसमें थोड़ा सा बायोस्टिमुलेशन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाते हैं। मल्चिंग होता है, ऊपर से रख देते हैं परत जैसे कुछ लीफ वगैरह, ठीक है, स्ट्रॉ वगैरह, जिससे मॉइस्चर बना होता है, वापसा। ठीक है, एक्टिवेटिंग अर्थवॉर्म। तो ये सारे इसके मतलब फीचर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश बहुत फेमस है, मतलब फ्रंट रनर है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रख लेना कि नेचुरल फार्मिंग में यील्ड जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहरी खाद, थोड़ा सा मॉडर्न चीजें यूज कर ले सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। बट नेचुरल फार्मिंग कुछ भी इनपुट
बाहर से नहीं आता, और ये सबसे लो कॉस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बताओ कौन सा स्टेट है जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिक्लेयर किया है? ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। अब ये क्यों है, ये सिक्स ऐड हुए, ये कहाँ ऐड हुए, वो नहीं जानना है, लेकिन ये है क्या है हमें जान लेना है। तो ये क्या है? ये लॉन्च हुआ था कब? वर्ल्ड समिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, जिसको हम रियो 10 भी बोलते हैं। रियो 10, रियो समिट 1992 में हुई थी, 10 साल बाद। पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट फैमिली फार्मिंग, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, थ्रेट सच एज क्लाइमेट चेंज, कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये आपको ध्यान रखना है। करंट स्टेटस क्या है? देर इज ए 95 टोटल है, जिसमें सेफ्रॉन हेरिटेज कश्मीर है, कोरापुट ट्रेडिशनल उड़ीसा है, और कुट्टा नाड जो है सी लेवल है वो केरला में। तो तीन इंडिया के ही आपको ध्यान रख लेना है, बाकी आपको भूल जाना है। बस दो चीजें जो ऊपर फैक्ट मैंने बताई, उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ना, नेक्स्ट सीखते हैं हम एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। तो कुछ नहीं है इसमें भी, बस रूल वगैरह आया है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? मेड़ वगैरह पे हम थोड़ा पेड़ लगा देते हैं, पता है ना बेसिक चीज़ है एग्रो फॉरेस्ट्री। व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री? कि जब खेती होती है उसके आसपास हम प्लांट का भी प्रोडक्शन करते हैं एक तरीके से। तो इंडिया में कितने, अराउंड 8% है, ठीक है। जैसे ओरिकल्चर है, होर्टी ओरिकल्चर, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये चीजें आपको पता होंगी। बस जब ऐसे पूछेगा नहीं, जैसे एग्री सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर किससे रिलेटेड होता है? जो ट्रीज वगैरह हम उगाते हैं उसको सिल्वी कल्चर बोलते हैं। फॉरेस्ट्री पढ़ोगे तो जब आप फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए मेंस दोगे तो आपको पूरा फॉरेस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसमें यही सारी चीजें ज्यादातर पढ़ते हैं। बोन चैलेंज भी इससे रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इन्वायरमेंट ऑडिट रूल आया है, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, सिस्टमैटिक ऑडिट करेंगे, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, एनालिसिस, एनी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैविंग बियरिंग ऑन इन्वायरमेंट, बेसिक जो चीजें हम पढ़ते हैं। फॉर्मल फ्रेमवर्क है इन्वायरमेंट ऑडिटिंग का अक्रॉस द कंट्रीज। अब ये कहाँ से डेवलप हुआ है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो अम्ब्रेला अपना एक्ट है। आप जाके प्लीज इन्वायरमेंट वाला जो मैंने करा रखा है ना, 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, वहाँ आपको दिख जाएगा। फ्री नोट्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, आप जाके एंशियंट मिडिवल ने सब देखो, इतने पढ़े हैं से आप रिवाइज कर सकते हो। और अच्छा लगे अगर उसमें पीवाईक्यू की सैंपल वीडियोस में अच्छा लगे तो गो एंड ज्वाइन, क्योंकि हमारा पीवाईक्यू ऑलरेडी चल रहा है, अभी एक ही दो सेशन हुए हैं। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के आता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो कुछ सुप्रीम कोर्ट का भी रिव्यू किया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वना शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है। ये कुछ खास नहीं है। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है, अभी क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ने सॉट फैक्चुअल रिफॉर्म फ्रॉम द factual report from the Andaman Nicobar Island Administration complained that forest right had not been settled under the Forest Right Act 2006 before delivering forest land GNIP, ठीक है। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, अब पहले तो ये देख लो कहाँ कहाँ है। जैसे गलत बे कहाँ है, रामसर साइट है, ये भी अंडमान में है, निकोबार में कैंपल बे है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो, ट्राइबल जो काउंसिल है ना अंडमान निकोबार की, वो स्टैब्लिश हुई थी कब? स्टेटरी बॉडी है, स्टैब्लिश अंडर अंडमान निकोबार ट्राइब आइलैंड ट्राइबल काउंसिल रेगुलेशन एक्ट 2009। इसी इसी के अंतर्गत सारी चीजें गवर्न होती है, तो वहाँ पे एफआरए इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी नहीं। लोगों ने ऐसे बोला, तो अभी ट्राइबल जो है ना मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला कि इसको करवाओ। ये क्यों नहीं हो रहा है? तो वही आपस में थोड़ा कंफ्लिक्ट चलता रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसी के बारे में। डैम सेफ्टी भोपाल रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट सेडिमेंटेशन, मतलब क्या है ये? फालतू की बकवास चीजें हैं ये सब। देखो इसीलिए आपका टाइम वेस्ट होता है, पता है, इन सब चीजों में अपना दिमाग लगा देते हो। ये कभी नहीं पूछने वाला यूपीएससी। फालतू के कचरे पढ़ रहे हो जो कि उसका कोई वास्ता ही नहीं है यूपीएससी से, वो कभी आया नहीं है ना कभी आएगा। एक आध इधर उधर से फंस गए तो 100 में से 1 फंस गए, उसके लिए आप 5,000 पेज पढ़ डालोगे। उससे अच्छा लक्ष्मीकांत रट्टा मार दो, 10 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इन चीजों पे उतना ध्यान नहीं देना है। डैम सेफ्टी, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट डैम है टोटल, यूएसए और चाइना यूएसए के बाद में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नंबर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम कौन रिपोर्ट रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक एंड आईयूसीएन, ये आपको ध्यान रखना है। सीड मैनेजमेंट देखते हैं, अभी एक बिल है ड्राफ्ट बना हुआ है, रिप्लेस करेगा सीड्स एक्ट 1966, सीड्स कंट्रोल ऑर्डर 1983। तो ड्राफ्ट है इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब फाइनल आएगा तो इंपॉर्टेंट होगा। बट अगर आपसे पूछा साथी पोर्टल किससे रिलेटेड है, सीड से रिलेटेड है। सीड बस एक वर्ड याद होगा, पहचान लोगे वहां पे, नहीं तो फंस जाओगे। ये फालतू का कॉपी पेस्ट है, आपको नहीं देखना है, मेंस की तैयारी नहीं कर रहे वहां पे। सैंड माइनिंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, तो हमें क्या मतलब ऑब्जर्वेशन से? ऑब्जर्व से क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं। फिर अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप, तो फिफ्थ
ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग हुई है कहाँ पे, ब्राजील में। यूएन इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, तो किसका किसका है, इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन ज्वाइंटली लॉन्च किया था 2023 में सितंबर में, ठीक है। रिक्लेम, रिक्लेम क्या है, क्लेम कर रहे हैं कुछ को, रिक्लेम फिर से कर रहे हैं। स्ट्रक्चर गाइड फॉर इंक्लूसिव कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट थ्रू माइन एनक्लोजर पोस्ट क्लोजर, तो अगर माइन वर्ड याद है तो आप रिक्लेम में जो रिक्लेम होगा, चार ऑप्शन आएंगे उसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। लाइफ्स एंड अर्थ, तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अनवील एट स्टार रेटिंग अवार्ड सेरेमनी फॉर कोल एंड लिग्नाइट माइन, ये भी माइन से ही रिलेटेड है। अर्थ इज ए ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है जो टर्म होते हैं। फिर यूनिफॉर्म रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ, स्क्रैप्ड हो गया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैंने रिकॉर्ड किया था, पता है, रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब उसमें क्या हुआ कि जो म्यूट वाला होता है ना, जूम पे म्यूट ही रह गया और मैं बोलता ही चला गया सब कुछ, तो वीडियो तो बन गया बट आवाज नहीं थी। यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, तो प्रेजेंटेड बाय नीले अंडर इक्वेटर इनिशिएटिव एट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी करता है। तो बीबी फातिमा जो है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम स्मॉल विलेज इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट वाज वन ऑफ द विनर ऑफ इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सी फॉर ऑल, ऐसी फॉर ऑल, तो एनटीपीसी ने टाइप किया है अभी एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर टर्म्स कॉन्सेप्ट देखते हैं थोड़े से। आरपीआरसी तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है और इस्टेब्लिश हुआ था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर। ये क्या है देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंडेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैप्टिव पावर प्रोड्यूस एंड ओपन एक्सेस कंज्यूमर टू एनुअल परचेज ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी आउट ऑफ देयर टोटल प्रोक्योरमेंट, तो इसी को आरपीओ आरसीओ बोलते हैं, काफी फेमस रहता है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है तो इंडिया, इंडियन ऑयल साइन एमयू, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एयर इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो क्वेश्चन भी आया था 2024 में, आई थिंक 25 में, डी ऑप्शन सही था, एप्लीकेशन पूछा था। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ठीक है, गाजियाबाद नगर निगम बना है फर्स्ट जिसने इशू किया है, 150 करोड़ के अराउंड। तो ये ग्रीन क्या है, मतलब ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजों के लिए यूज करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक क्लाइमेट मिटिगेशन ग्रीन बॉन्ड। अब तीन ऑप्शन आएगा कि ग्रीन बॉन्ड जो है क्लाइमेट से रिलेटेड है, ग्रीन बॉन्ड जो है एनवायरनमेंट को कम करेगा। अभी रिसेंटली पुणे जो है, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ग्रीन बॉन्ड इशू किया है, तो ऐसे अगर ध्यान रहेगा आपको तो आप समझ जाओगे कि नहीं ये गाजियाबाद है, आपके आंसर बन जाएंगे। गैस हाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन टू स्टडी गैस हाइड्रेट पोटेंशियल, कहाँ पे, पर्शियन गल्फ में। अब ये क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपोज वाटर एंड गैस है जिसको गैस हाइड्रेट्स बोलते हैं, कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। इसीलिए जब ग्लेशियल मेल्टिंग होती है ना, तो इसकी वजह से गैस हाइड्रेट्स बहुत ज्यादा बाहर आते हैं और उसकी वजह से मीथेन निकलता है, फिर वो अब्जॉर्ब करते हैं, तो पॉजिटिव लूप में फंस जाते हैं, मतलब और गर्मी बढ़ती है, फिर और मेल्टिंग होता है। बट ये एक तरीके से अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन के सोर्स भी हैं, इनको हम यूज भी कर सकते हैं। तो ऑल्सो फाउंड इन विद इन परमाफ्रॉस्ट लेयर आर्किटिका, फिर ह्यूज क्वांटिटी अराउंड अंडमान आइलैंड और कृष्णा गोदावरी यहाँ भी पाए जाते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो कब बना था, 1974 में, कि इंश्योर करेंगे सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाई। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, परमानेंट मेंबर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। इंडिया एसोसिएट मेंबर है, परमानेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इंडिया ओईसीडी का मेंबर नहीं है और इसके लिए ओईसीडी का मेंबर होना बहुत जरूरी है। और इक्विवेलेंट टू 90 डेज का आपके पास रिजर्व होना चाहिए ऑयल, कि अभी जैसे क्राइसिस चल रहा है ईरान वाला, तो अगर 90 डेज का है तो इंडिया के पास नहीं है फिलहाल के लिए, बट ये भी एक क्राइटेरिया है इसके लिए। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है रिपोर्ट पब्लिश करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, पहली बात ध्यान रख लेना, ठीक है। ग्लोबल फुटप्रिंट देखता है एशिया, सहारा अफ्रीका एंड अदर ड्राईलैंड रीजन, स्टैब्लिश एज नॉन प्रॉफिट रिसर्च सेंटर अंडर CGIAR कंसोर्टियम 1970s, तो नॉन प्रॉफिट है, इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो नवरत्ना के स्टेटस को मिला है, ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर रिलेटेड न्यूज, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, तो स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एनालिटिक्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये रिलीज करता है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी मिड ईयर साइट, तो एनर्जी थिंक टैंक एम्बर करते हैं। द स्टेटस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, तो ये अपना एफओ करता है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से देखते हैं, तो अभी अफ्रीकन यूनियन जो है 54th मेंबर बन गया, किसका, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था CDRI के अंदर। तो CDRI जो है ये 2019 में बना था, ठीक है, 19 में बना था।
2019 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट। इंडिया इसका मेन मेंबर था, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसमें दो चेयरमैन होते हैं, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, को चेयर। इंडिया तो परमानेंट है, एक आते जाते रहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? प्रमोट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट डिजास्टर, ग्लोबल पार्टनरशिप, नेशनल गवर्नमेंट, यूएन एजेंसीज, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर, सब है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी पहला क्या हुआ है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो यूरोप में हेल्ड हुआ है, ठीक है, को होस्टेड बाय CDRI, तब इंडिया रहा ही होगा, फ्रांस। थीम क्या था? शेपिंग ए रेजिलियंस फ्यूचर एंड कोस्टल रीजन, इसको आप ध्यान से पढ़ लो। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिलीज ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। इसका टाइटल क्या था? रेजिलियंस पे फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ और फ्यूचर, बस यही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है ये हमें नहीं देखना। कब बना था? 1999 में। लीड एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशन सिस्टम की, कोऑर्डिनेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट रिडक्शन। सी फ्लड क्या है? ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग 2 डे एडवांस फ्लड इंड्यूशन फोरकास्ट अप टू विलेज लेवल, बस इसी को सी फ्लड है, बस यही पूछेगा, इससे आगे कुछ नहीं आता। मॉक में भी आपको मिलेगा। क्लाउड बस अचानक से खूब सारा बारिश होता है, तो 20 से 30 किलोमीटर में 100 mm से ज्यादा बारिश हो जाती है विद इन 2 to 3 आवर, इसको बोलते हैं क्लाउड बस्ट, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो एक डेफिनेशन है। ग्लेशियर लेक आउटबस्ट, ये भी सेंट्रल वाटर ने रिपोर्ट दिया है। ये सब मेंस की चीजें हैं, फ्री में नहीं आते हैं। सुनामी अभी कहाँ पे आया है? 8.8 का, कामचटका पेनिनसुला, रशिया के पास पड़ता है ऐसे, तो इसको ध्यान रख लेना, थोड़ा मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। केरला में अभी इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है क्योंकि ऑयल स्पिल हुआ है कैरिंग कैल्शियम कार्बाइड कैप्साइज नियर इट्स कोस्ट। तो इसको गवर्न कौन करता है? मार्पोल कन्वेंशन है, ठीक है, बंकर कन्वेंशन, दीज आर रिलेटेड टू ऑयल स्पिल और सरफेस जो ओशन के पॉल्यूशन होते हैं उनसे रिलेटेड है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, तो ये कमेटी किसके अंडर बनी है? डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है ना उसके अंदर इसको स्टेटरी एक तरीके से रिकॉग्निशन मिला हुआ है, जो अपना DMA है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो होम मिनिस्टर ने अब इसको नोटिफाई किया। इसको हेड कौन करेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी करेगा। और इसके कौन मेंबर होंगे? होम और डिफेंस सेक्रेटरी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, इसको पूछ सकता है। विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट किसने किया है? लेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, कोई खास नहीं है। रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो पहली बात तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस अडॉप्टेड एट फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रिम्स हेल्ड इन कोलंबो 2000, कोलंबो श्रीलंका, ठीक है। और ये इवॉल्व हुआ है पोस्ट 2004 से, जब सुनामी आई उसके बाद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ है इसका। 22 मेंबर्स हैं और 26 जो है कोलेबरेटिंग स्टेट्स हैं। लिको एम के प्लस प्लस ओशन सिमुलेटर क्या है? तो चाइनीज रिसर्च ने डेवलप किया, ऑफरिंग इनहेंस कैपेबिलिटी ऑफ मॉडलिंग ओशन डायनेमिक्स एंड क्लाइमेट पैटर्न। नॉट इंपॉर्टेंट, बस देख लिया, हो गया। वेदर डेरिवेटिव्स, इंडिया इज लॉन्च टू वेदर डेरिवेटिव्स with National Commodity and Derivative Exchange partnering with इंटर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये ध्यान रखना है आपको, और इंडिया है, ठीक है, टू डेवलप रेनफॉल बेस्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। फिर सचेत, किसी चीज के लिए सचेत करेंगे तो ऑपरेशनलाइज बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एपेक्स बॉडी डिजास्टर मैनेजमेंट और सारी चीजें मैनेज करने के लिए। डेवलप कौन किया है? by the Center of Development of Telematics C dot using common alerting protocol recommended by the International Telecommunication Union, ये आपको ध्यान रखना है। सेल ब्रॉडकास्ट नियर रियल टाइम इमरजेंसी अलर्ट, तो डेवलप बाय सी डॉट, ये जो अभी हमने ऊपर देखा है। CB अलर्ट आर ब्रॉडकास्टेड डायरेक्टली ऑल मोबाइल फोन अफेक्टेड एरिया। अर्ली वार्निंग for all, ensure universal protocol from hazardous hygrometeorological, climatological, and related environment event through life-saving multi-hazard early warning system by 2025। कब लॉन्च हुआ है? COP27 में, UNFCCC 2022 में, बाई UN सेक्रेटरी जनरल, ये आपको ध्यान रखना है। ट्विस्टर क्या है? ठीक है, ट्विस्टर फनल शेप कॉलम एयर डार्क थंडरस्टॉर्म ग्राउंड, तो कहीं ना कहीं ये साइक्लोन थंडर क्लाउड से रिलेटेड है, दिस अ ट्विस्टर। गिरी राइनो इवेंट, गिरी राइनो इवेंट हाईली प्रोबेबल हाई, मतलब कुछ नहीं है इसमें, क्या ही डाल दिया, कहाँ, वायनाड में, ठीक है। सुपर टाइफून, बहुत तेज साइक्लोन आ गया, उसको टाइफून बोलते हैं। टाइफून किस एरिया में बोलते हैं? चाइना वाले रीजन में। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया, साइक्लोन इंडिया, हरिकेन जो है USA में। अर्थक्वेक सॉर्म क्या है? मतलब छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं ना लंबे टाइम तक, उसी को सॉर्म बोलते हैं। स्वेल वेव्स क्या होती है? लॉन्ग वेवलेंथ ओशन वेव्स ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी।
हाईलाइट कर देता हूँ। फिर ब्लो आउट क्या है? ऑयल गैस वेल एक्सीडेंट वेयर अंडरग्राउंड प्रेशर फोर्स सॉइल टू अनकंट्रोलेबल। बस इतना ही। मेसो स्केल कन्वेक्शन सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ थंडरस्टॉर्म दैट एक्ट्स एज ए सिस्टम। थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन, अभी हमने देखा सर्विस, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इस्टेब्लिश एज ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है, 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। इसका मैंडेट क्या है? प्रोवाइड ओशन इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सर्विस टू सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड साइंटिफिक कम्युनिटी थ्रू सस्टेनेबल ओशन ऑब्जर्वेशन, कंस्टेन एंड थ्रू रिसर्च। कुछ रिलेटेड न्यूज़ है। ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक कौन पब्लिश करता है? ओईसीडी। डिजास्टर रिस्क इंडेक्स जो है हिमाचल गवर्नमेंट ने बोला है अभी कि इसको थोड़ा सा ऐड किया जाए फिफ्थ फाइनेंस 16th फाइनेंस कमीशन में। नहीं इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेविरिटी रिसर्च फ्रॉम द आईआईटी दिल्ली एंड गांधीनगर। ठीक है, डिजाइंड टू क्वांटिफाई फ्लड सेविरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये हमारा हो गया। कुछ इसमें खास था नहीं, पहले दूसरे में ज्यादा था। पहले दूसरे लेक्चर में, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और ये जितने भी टॉपिक होते हैं, फिर ये धीरे धीरे लेस रेलिवेंट हो जाते हैं, बट फिर भी हमने डिटेल में देख लिया सारी चीजें। तो जल्दी से इसको खत्म कर लो, लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी पीवाईक्यू में आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। अपना चल रहा है, स्प्रिंट भी चल रहा है। और सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।